यकीन के साथ उठें कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा और इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हमें अपने अंदर की कमजोरियों से ही हम हारते हैं। जी हाँ, इसलिए निरंतर बेहतर बनने, बेहतर काम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर कल का दिन अच्छा था तो आज रुकना नहीं है। हो सकता है आपकी जीत का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ हो। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। और सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए आज की बड़ी खबरों पर बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों की सुर्खियां। नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तमाम कार्यक्रमों सहित प्रमुख गतिविधियों पर। आपको दिखाएंगे वडोदरा पुलिस की एक खास पहल। और इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा बहुत कुछ होगा खास हेलो इंडिया में, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और दुनिया की भलाई के लिए भारत के प्रयासों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट कमिटमेंट्स के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसके प्रदर्शन से दिखाई देती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से 40% ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भारत ने समय से 9 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि G7 देश भारत के प्रयासों को समर्थन देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के अधिकारों को लेकर भेद नहीं किया जा सकता। ऊर्जा पर गरीबों का उतना ही अधिकार है जितना कि अमीरों का। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत अनेक क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहा है और इन इनोवेशंस को अन्य विकासशील देशों तक ले जाने के लिए G7 देश भारत को सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग के अलावा भी भारत समेत विश्व के कई देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की बहुमूल्य धरोहर है, जिसे होलिस्टिक हेल्थ के लिए उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्रों के 4 सेट राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, डीएमके के ए राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और कई दूसरे विपक्षी नेता मौजूद थे। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 2 व्यक्तियों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी मिलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम एक व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असल लड़ाई 2 विचारधाराओं की है। एक और गुस्सा नफरत की विचारधारा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की विचारधारा है जो भाईचारे वाली है। राष्ट्रपति पद के लिए आगामी 18 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से होने वाला है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने सोमवार को कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। जब सिन्हा इस शीर्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, तब तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री KT रामाराव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ वहां मौजूद थे। उधर AIMIM चीफ ओवैसी ने भी यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की घोषणा की है।
राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपने सहयोगी दलों के साथ अन्य छोटे दलों के विधायकों के वोट भी जुटाने का प्रयास करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सोमवार रात भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ राष्ट्रपति चुनाव में यूपी के विधायकों और सांसदों के अधिक से अधिक मत जुटाने पर मंथन किया गया। नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अपनी तरह की ये पहली अध्ययन रिपोर्ट है जो भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें देती है। रिपोर्ट क्षेत्र के मौजूदा आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भारत में बढ़ते शहरीकरण, इंटरनेट, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और स्मार्टफोन तक व्यापक पहुंच को देखते हुए इस क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता पर प्रकाश डाला। वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिन के भीतर 94,281 आवेदन मिले हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए भारत भूषण बाबू ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि योजना के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के बीच के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी। इसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं एक और अर्जी पर विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर, उद्धव ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन के अंदर कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को मुंबई की एक चौल के पुनः विकास और उनकी पत्नी और मित्रों से जुड़े अन्य वित्तीय लेन देन से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए आज तलब किया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा के सदस्य राउत ने कहा गया है कि वो 28 जून यानी कि आज दक्षिण मुंबई में स्थित संघीय जांच एजेंसी के दफ्तर में उनके अधिकारियों के सामने पेश हों और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपना बयान दर्ज करवाएं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,420 पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,844 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.57% है। देश में दैनिक संक्रमण दर 5.62%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.39% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड रोधी टीकों की 197 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। और अब देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरें। मुंबई में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की संभावना है। यह हादसा कुर्ला के नाइक नगर में हुआ। मौके पर दमकल की टीम और पुलिस पहुंच गई है। राहत और बचाव अभियान जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मलबे में 20 से 25 लोगों के दबे होने की संभावना है। मौके पर दमकल की टीम और पुलिस मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 5 लोगों को निकाल लिया गया है। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अदालत ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। 30 मई को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरबी श्री कुमार पूछताछ के दौरान अधिकतर समय चुप्पी साधे रहे और उन्होंने गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सबूत गढ़ने में अपनी कथित भूमिका के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सीतलवाड़ ने मामले को देख रहे गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आप सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में 1 जुलाई से प्रत्येक घर को 300 यूनिट
मुफ्त बिजली देने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सोमवार को गिरफ्तार किया। जुबैर को देर रात बुराड़ी इलाके में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी। मोहम्मद जुबैर पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने सेक्शन 153A और 295A के तहत उन्हें अरेस्ट किया है। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के त्रुबजी क्षेत्र में नौपोरा खैरपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जिले के त्रुबजी इलाके में नौपुरा खैरपुरा में घेराबंदी शुरू कर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे का निर्माण 1200 करोड़ और हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट रोपवे का निर्माण 850 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इसके अलावा पंचकोटी से बौराड़ी, बलाटी बैंड से खलिया टॉप, ऋषिकेश से नीलकंठ, औली से गौरसी और रानीबाग से हनुमानगढ़ मंदिर के बीच रोपवे के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय व्यापारी बाबा बर्फानी के भक्तों की अगवानी करने को आतुर हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर आधार शिविर और पवित्र गुफा तक शिव भक्तों के लिए लंगर व्यवस्था के साथ ही सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। होटल वालों, टैक्सी ऑपरेटर्स और ड्राई फ्रूट्स के कारोबारियों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए छूट का ऐलान किया है। पिछले 2 साल से कारोबार लगभग ठप होने से मायूस अमरनाथ यात्रियों से साल भर की आजीविका की आस लिए घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और पालकी वालों के चेहरे इन दिनों खिले हुए। असम में मौसम साफ होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि अन्य इलाकों की तुलना में बराक घाटी में स्थिति अभी थोड़ी गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 28 जिलों में 22 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित कछार जिले सहित बराक घाटी में राहत और बचाव काम तेज कर दिए गए हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हुई G7 की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने G7 के सत्र को खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास में परिवर्तित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और जलवायु कार्रवाई में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों के बीच समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत कनाडा दोस्ती का जायजा लिया और व्यापार और आर्थिक संबंधों का विस्तार करने, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर सहमति व्यक्त की। G7 शिखर सम्मेलन की बैठक से सभी देशों के नेताओं ने एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए। दोनों ने हाथ मिलाया और आपस में बातचीत की। 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन केन्या और पुर्तगाल की सरकारों के सह मेजबान होने के साथ शुरू हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 130 देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता खोजने के लिए 5 दिनों तक विचार विमर्श करेंगे। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी ईंधन की बिक्री पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम
इन्फॉर्म करे क्योंकि तेल की सप्लाई नहीं आ रही है। इससे पहले दिन में खबर आई थी कि श्रीलंका में ईंधन बिल्कुल खत्म हो चुका है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच देश में केवल 1100 टन पेट्रोल और 7500 टन डीजल बचा है, जो एक दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अमेरिका में एक बड़ा हादसा हुआ है। लॉस एंजलिस से शिकागो जा रही यात्री ट्रेन एमट्रैक मिसूरी के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में 243 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। अमेरिका के दक्षिण टेक्सास में प्रवासी तस्करी के कथित प्रयास में ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत पाए गए हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि ट्रक में सवार 15 अन्य लोगों को सैन एंटोनियो के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां सोमवार को शव मिले थे। यूक्रेन पर रूस के हमले अभी भी जारी हैं। सोमवार को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक मॉल पर मिसाइल से अटैक कर दिया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने क्रेमेनचुक में शॉपिंग सेंटर पर हमला किया है। उन्होंने बताया कि जब रूसी मिसाइल ने अटैक किया तब शॉपिंग मॉल में 1000 से ज्यादा लोग थे। जॉर्डन के अकाबा बंदरगाह पर एक स्टोरेज टैंक से क्लोरीन गैस रिसाव में 10 लोगों की मौत हो गई और 251 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक रिसाव की एक घटना तब हुई जब 25 टन क्लोरीन गैस से भरा टैंक जिबूती को निर्यात किया जा रहा था। नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने विंबलडन खिताब की रक्षा के लिए एक सफल शुरुआत की। जबकि किशोर स्टार कार्लोस अल्कराज ने दूसरे दौर में जगह बनाने के लिए 5 सेट से अधिक की लड़ाई लड़ी। और नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आज शाम को विज्ञान भवन में सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। आज लोकसभा की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति और रेलवे पर स्थायी समिति की बैठक आयोजित होने वाली है। साथ ही खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में संपन्न होगी। वहीं राज्यसभा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर स्थायी समिति की बैठक भी आज होने वाली है। आज जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक चंडीगढ़ में शुरू होगी। हम बता दें कि इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों को क्षति पूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा संभव है। डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल और मेघदूत पुरस्कार समारोह का शुभारंभ नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज होने वाला है। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। आज 23वें हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन भी किया जाने वाला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। प्रतिबिंब फिलहाल हेलो इंडिया में समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं अमृतसर से आ रहा जोश से भर देने वाला एक खास वीडियो। दरअसल प्रतिबिंब हाल ही में अटारी बॉर्डर पर करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और सभी ने वहां पर शपथ ली धूम्रपान न करने की। जी हाँ, तो आप देखिए एक नेक संदेश देने वाला ये वीडियो और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी धूम्रपान का सेवन ना किया करें, क्योंकि ये न सिर्फ आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि अपने परिवार के लिए भी। और ब्रेक के बाद बताएंगे आज से जुड़ा हुआ इतिहास भी। तो बने रहिए हमारे साथ।
all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. बात जो आप जानना चाहें, बात जो आप सुनना चाहें, लोकतंत्र से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार होता है आपसे। लोकतंत्र राउंड अप। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब समय है आज के दिन से जुड़े इतिहास को जानने का। तो प्रतिबिंब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं 28 जून के दिन से इतिहास में क्या खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 28 जून वर्ष 1919 को प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि जर्मनी ने विजेता देशों के दबाव में की। इस संधि में ऐसे कई प्रावधान थे जिसमें जर्मनी के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। ये संधि 15 भाग में बटी हुई थी। 230 पन्नों की इस लंबी संधि पत्र में 439 धाराएं थी। इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध का पूर्ण रूप से अंत हुआ। 28 जून वर्ष 1820 के दिन यूरोप की एक अदालत ने टमाटर को बिना जहर वाली सब्जी घोषित किया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 साल पहले यूरोप और अमेरिका में लंबे समय तक टमाटर को जहरीला माना गया था, जिस वजह से इसे पॉइजन एप्पल भी कहा जाता था। इसके जहरीले होने का आरोप लगाकर केस भी चला। आज ही के दिन कर्नल रॉबर्ट गिबन जॉनसन ने टमाटर को अदालत में बेकसूर साबित किया। उन्होंने अदालत में कई टमाटर खाकर दिखाए और साबित किया कि टमाटर खाने से कुछ नहीं होता है। टमाटर के बेकसूर साबित होने के बाद दुनिया में टमाटर की खेती बढ़ी और आज टमाटर हर रसोई का अहम हिस्सा है। 28 जून वर्ष 1975 को आपातकाल के दौरान सरकार ने पहली बार प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाए। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित करने के ठीक 2 दिन बाद सभी राजनीतिक विरोधियों और आंदोलनकारियों पर पहरा बैठा दिया गया था। उसके साथ ही आज ही के दिन प्रेस पर कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। आंकड़ों के मुताबिक 3801 समाचार पत्रों के डिक्लेरेशन जब्त हुए, 327 पत्रकारों को मीसा में बंद किया गया और 290 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए गए। टाइम और गार्जियन अखबारों के समाचार प्रतिनिधियों को भारत छोड़कर जाने को कहा गया, जबकि रॉयटर एजेंसी समेत कई समाचार एजेंसियों के टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिए गए। आजाद भारत में पहली बार संविधान प्रदत्त राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पर ऐसा आघात हुआ था। प्रतिबिंब इतिहास के बाद अब बात करते हैं पुलिस प्रशासन की। दरअसल किसी भी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस प्रशासन का अलर्ट रहना जरूरी है। इसलिए कई बार पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग करते हुए नजर आती हैं, लेकिन प्रतिबिंब सकरी गलियों में पुलिस का जाना मुश्किल होता है, गाड़ियां नहीं पहुंच सकती वहां पर और इस वजह से अपराधियों को बचकर निकलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जी हाँ, ऐसे में वडोदरा पुलिस ने एक खास तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने इन गलियों में गश्त लगाने के लिए ई-साइकिल का सहारा लिया है। आपको मिलवाते हैं वडोदरा की इस टीम से और बताते हैं इसकी खासियत। पुलिस को अक्सर जीप या मोटरसाइकिल पर गश्त लगाते आपने देखा होगा, लेकिन अब वडोदरा की पुलिस ई-साइकिल पर भी गश्त लगाती दिख रही है। वडोदरा शहर की शी टीम का काम शहर के बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की 24 घंटे मदद करना है और अब ये टीम गश्त लगाने के लिए ई-साइकिल का इस्तेमाल कर रही है।
वडोदरा सिटी में गार्डन्स है, जहाँ पर ये सयाजीगंज पुलिस स्टेशन में कमाटी बाग है, फिर गोत्री में गार्डन्स है, और जैसे जैसे जितनी जगह पर गार्डन्स है तो वहाँ पर गार्डन में अंदर बाइक या फिर कार जाए उससे अच्छा है कि लोग बहुत वॉकिंग वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें बाइक या कार जाए उससे अच्छा है कि हमारी ई बाइक जाए। तो ई बाइक की वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी और हमारा पेट्रोलिंग भी हो जाएगा, हमारी रीच बढ़ेगी। वडोदरा पुलिस के अनुसार खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, सकरी गलियों और गार्डन एरिया में जीप और बाइक पर पेट्रोलिंग करना चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में ई साइकिल ज्यादा आसान है। सकरी गलियों के साथ ही गार्डन जैसे एरिया में भी इसकी मदद से गश्त लगाना बेहद आसान हो जाता है। ग्रीन वडोदरा के कॉन्सेप्ट में भी इस पहल से मदद मिल रही है और पेट्रोलिंग भी सक्सेसफुल है। ई बाइक इसीलिए हमने सोचा बैटरी से चलती है, ग्रीन वडोदरा का कंसेप्ट भी साथ में आ जाए, सेफर वडोदरा का कंसेप्ट भी साथ में आ जाए, उसी वजह से बाइक की जगह हमने ई बाइक का यूज़ किया। तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है हमारा ई बाइक, और सक्सेसफुली हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत फिलहाल 10 ई साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी सफलता के आधार पर भविष्य में ई साइकिलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। वडोदरा शी टीम के द्वारा इस्तेमाल की जा रही ई साइकिल बैटरी ऑपरेटेड है और इसे चार्ज करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। एक बार चार्ज होने के बाद ये साइकिल 15 से 16 घंटे चल सकती है। इस पहल से एक और पर्यावरण संतुलन में मदद मिल रही है, वहीं पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर पड़ रहा है। ये तो वडोदरा की शी टीम ई साइकिल्स का इस्तेमाल कर रही है। ही टीम भी कर सकती है देश भर की पुलिस की। और अब आपको बताते हैं संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7 बजे मुद्दा आपका, रात 8 बजे आज की खबर। रात 8:30 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम पर्सपेक्टिव। 9 बजे का समय रहेगा अंग्रेजी बुलेटिन द न्यूज, और रात 9:30 बजे द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। तो प्रतिबिंब हेलो इंडिया में हम जो भी पॉजिटिव स्टोरी दिखाते हैं, आज का इतिहास बताते हैं और साथ ही साथ ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, वो सभी हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। हमें ज़रूर फॉलो करें और उस पर अपने सुझाव भी ज़रूर दें। जी हाँ, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहा करता है। और अब चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गुजरात से आई तस्वीरों के साथ। प्रतिबिंब, गुजरात में एक फैशन शो हुआ पिछले दिनों और देखते हैं इस फैशन शो में क्या कुछ खास रहा। आप आनंद लीजिए इन तस्वीरों का और हेलो इंडिया में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।